स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। देखिए, जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का, वो लोग ध्यान दें। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और खासकर वो लोग जो अभी तक तैयारी कम किए हैं, उनको मैं बता दूं कि आपको क्लास 12th में लेसन 1 में क्या जरूर पढ़ के जाना है। यानी इस टॉपिक को आप इग्नोर मत कीजिएगा, भले ही आप इसका फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, डेरिवेशन नहीं आएगा तब भी चलेगा। हो सकता है न्यूमेरिकल आ जाए तो आप फॉर्मूला बेस आप लगा दीजिएगा। तो सुनिए, टॉपिक जो आपको नहीं भूलने हैं। पहला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू एनी। इसमें ऐसा सवाल मिलेगा आपको, हो सकता है कोई सवाल आए आपसे बोले कि चार्ज गिवन है, किसी मटेरियल के ऊपर या आइटम के ऊपर कोई चार्ज आपको दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते ही हैं, आपको जानना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। अब पूछेगा कितना इलेक्ट्रॉन मिलकर उस चार्ज को बनाया, यानी Q इक्वल टू एनी में E आप जानते हैं, Q आपको दिया रहेगा और N आपसे पूछेगा। इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा, अगर आप लगाए होंगे तो आपको मिला भी होगा। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन पढ़ के जानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। फिर आपको कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल खूब अच्छे से लगा के जाना है, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस होंगे, 2-3 चार्ज रखे होंगे और कहा जाएगा किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या किसी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम का सवाल। इस तरह का सवाल आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। उसके बाद डाइपोल मोमेंट, जो किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है P, डाइपोल मोमेंट P, तो इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस और इसका मैग्नीट्यूड होता है एक चार्ज गुणे दोनों चार्ज के बीच की दूरी। यूनिट होती है कूलम्ब मीटर। तो इसको थोड़ा पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड बहुत टॉपिक है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो एक को नहीं आएगा ये सब। सुनिए, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिराइव करके इसका डेरिवेशन कर लीजिएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कर लीजिएगा। डार्क की वैल्यू P sin थीटा होती है, इसको डिराइव कर लीजिएगा। वर्क डन इन रोटेशन ऑफ द डाइपोल P cos थीटा 1 minus cos थीटा 2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट एंगल थीटा माइनस P cos थीटा। अब हो सकता है आप इतना जब रिवाइज करेंगे तो फॉर्मूला ही लास्ट तक आपको याद रहे, कोई डेरिवेशन आप भूल जाए। लेकिन एक बार आप पढ़े रहेंगे तो हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि एक ही महीने बाद आपका एग्जाम है, हो सकता है आप कर ले जाए। तो एक बार इसको पढ़ के जाइएगा, थोड़ा काम चोरी कम करिए। यहाँ देखिए, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में एक तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद इसके 3 एप्लीकेशन है। लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। लार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 3 डेरिवेशन या 3 एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम के, इसमें से आपको कोई एक मिलेगा ही। थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइए। मैं आपको हर लेसन का एक वीडियो अपलोड करके दे रहा हूँ, इसमें लेसन वाइज आपको, जैसे पहले लेसन का मैंने आपको बता दिया, इतना आपको पढ़ के जाना है। अब इसमें काम चोरी आपकी नहीं होनी चाहिए। रिवाइज कर लीजिए, फॉर्मूला एक बार तो पढ़ ही लीजिए। और ऐसे अब मैं आपको लेसन 2, लेसन 3, हर लेसन का अलग अलग वीडियो बना दे रहा हूँ, ताकि आपको ये टेंशन ना रहे एग्जाम में कि कोई टॉपिक छोड़ तो नहीं रहा है। मतलब बेसिक जो टॉपिक है वो मैं आपको दे रहा हूँ बनाकर। देखते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12th फिजिक्स में सेकंड लेसन में आपको क्या जरूर पढ़ के जाना है। ये स्किप मत करिएगा, इसको ध्यान से देखिए। पहला, कैपेसिटर की डिफिनेशन। कैपेसिटर होता क्या है? इसके एक टाइप में आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें 2 प्लेट होती है एक दूसरे के पैरेलल। इसका कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D और K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसका आपको डेरिवेशन पढ़ के जाना है, इसको आप पढ़ के ही जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के लिए फेवरेट है। ये एयर के लिए है, ये कोई स्लैब हो तब है। फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी का 3 फार्मूला है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाई C और हाफ Q। 3 एक ही फार्मूला है, वो आपस में इंटर कन्वर्ट होता है। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसको आप जरूर पढ़ के जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फिर कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। फिर हीट लॉस हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। फिर किसी चार्ज की वजह से r दूरी पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इसको आप पढ़ के जाएंगे। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रुप ऑफ चार्जेस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज विद साइन, दूसरा चार्ज विद साइन अपॉन R। तो ग्रुप ऑफ चार्जेस में आप इसका न्यूमेरिकल लगा के जाइएगा। फिर डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर वोल्टेज का डेरिवेशन,
जैसे इसके पहले वाले लेसन में आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी, यहाँ आप वोल्टेज पढ़ के जाएंगे। फिर एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन, तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई डी आर। फिर आप कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल लगा के जाएंगे। मतलब कैपेसिटर अगर सीरीज में जुड़े हों, पैरेलल में जुड़े हों, या सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे लगाएंगे। और इसमें एक बहुत फेवरेट टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज, तो आप व्हीट स्टोन ब्रिज को जरूर लगा के जाएंगे। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो साल भर पढ़ाई किए हैं और जो साल भर पढ़ाई नहीं किए हैं, दोनों के लिए। जैसे आपने साल भर पढ़ाई की है, इसको एक बार देख लीजिए, आपका कुछ छूट तो नहीं रहा। अगर आपने कम पढ़ाई की है या नहीं पढ़ाई की है, अब आप पढ़ने बैठे हैं, 1 महीना बहुत है आपका ठीक ठाक नंबर लाने के लिए। ये सब टॉपिक कवर करिए, इसको बार बार देखिए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए। आपका 1 ही महीने बाद एग्जाम है, हो सकता है जो आप पढ़ के जा रहे हैं उसी में से मैक्सिमम आए, आपका पेपर अच्छा हो जाए, तो लग जाइए, तैयारी करिए। दोस्तों देखिए, जो लेसन 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल। इससे बड़े बड़े न्यूमेरिकल आते हैं, तो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, देखिएगा, सारा रिवाइज करके जाइएगा। एक बार आप देखिएगा जरूर, आप इजी न्यूमेरिकल होते हैं, सब आप लगा ले जाएंगे। थ्योरी भी इसमें से आती है, डेरिवेशन भी आते हैं। देखिए पहले डेरिवेशन ही है, करंट और ड्रिप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, ड्रिप वेलोसिटी की डिफिनेशन भी आप पढ़ेंगे। फिर ओम्स लॉ का डेरिवेशन, और यहाँ से रेजिस्टेंस का डेरिवेशन, R इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन। टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसका ये फॉर्मूला है। फिर किसी सेल का EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, V। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल r। V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है डिस्चार्जिंग सेल के लिए, उसके लिए ये V और I के बीच ग्राफ। उसके बाद एक होता है मोबिलिटी गेन इन ड्रिप वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको आप एक बार पढ़ के जाइएगा, हो सकता है इसकी डिफिनेशन पूछ ले। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, रो इक्वल टू m अपॉन NV स्क्वायर टाउ। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर और बेंडिंग ऑफ वायर का एक सवाल जान लीजिए, एक तरह से फिक्स है, आता ही है। तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में ऐसा सवाल मिलेगा कि किसी वायर को खींच दिए तो उसकी लंबाई डबल हो गई, तो रेजिस्टेंस का गुना हो जाएगा, तो R डैश इक्वल टू N स्क्वायर R होता है। और बेंडिंग ऑफ वायर में आपसे ऐसे सवाल पूछेगा, एक वायर लिया, उसको सर्किल में मोड़ दिया, स्क्वायर में मोड़ दिया, तो उसके डायगोनल या एंड पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस बताओ। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसमें सेल का भी कॉम्बिनेशन है, रजिस्टर का भी है, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड, इसको आप पढ़ के जाएंगे। और ये एक लेसन 2 का टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, इलेक्ट्रिक फील्ड में किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसको आप पढ़ के जाएंगे। और एक टर्म आता है इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको भी आप एक बार रीडिंग करके जाएंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का वोल्टेज सेम हो। लेसन 4 में सबसे पहला टॉपिक है बायो सेवर्ट लॉ, उसके 3 एप्लीकेशन है। बायो सेवर्ट लॉ, इसका स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, बायो सेवर्ट लॉ, और इसके 3 एप्लीकेशन है। मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, इसका न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है, न्यूमेरिकल आप लगाएंगे। सर्कुलर वायर के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी न्यूमेरिकल आप लगा के जाएंगे, डेरिवेशन भी न्यूमेरिकल भी, इसमें कुछ जरा से भी चालाकी नहीं चलेगी, इसको आपको लगा के जाना है। एम्पियर सर्कुलर लॉ, इसका स्टेटमेंट। अब इसके 3 डेरिवेशन है, या तो लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, या सोलेनॉइड की वजह से, या टोराइड की वजह से। तो अगर आप सब नहीं पढ़ सकते तो कोई 2 पढ़ लीजिएगा, कुछ तो पढ़ के जाइए भैया। लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का क्या पाथ होता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है, सर्किल होता है, हेलिकल पाथ होता है। इसमें आप पढ़ेंगे तो सर्किल की रेडियस आएगी R इक्वल टू mv बाई क्यूबी, हेलिकल पाथ में पिच आएगा। तो आपको इसका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन लगा के जाना है, इस लेसन से न्यूमेरिकल बहुत आता है। फिर किसी वायर पर लगने वाले फोर्स, करंट कैरिंग वायर पर लगने वाले फोर्स Fm बराबर I sin थीटा का डेरिवेशन, और फोर्स बिटवीन लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर, और इसके आधार पर 1 एम्पियर की डिफिनेशन। ये बोर्ड वालों का फेवरेट टॉपिक है। एक आप देख समझ लीजिए, इस लेसन से आपको एक एम्पियर सर्कुलर लॉ का कोई एक एप्लीकेशन, जैसे लॉन्ग वायर या सोलेनॉइड या टोराइड, और एक बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन या
जैसे मूविंग चार्ज तो कम इंपॉर्टेंट है, ये वाला सर्कुलर वायर और एक्सियल पॉइंट ऑफ द सर्कुलर लूप, इस दो में से कोई आपको एक मिलना तय है। और अगर डेरिवेशन नहीं मिला तो न्यूमेरिकल तो मिलेगा ही, तो न्यूमेरिकल इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये इनका फेवरेट टॉपिक है, लॉन्ग पैरेलल वायर के बीच में लगने वाले फोर्स के आधार पर 1 एम्पियर की डिफिनीशन। तो इसको थोड़ा पढ़ के जाइएगा। लेसन 4 में बहुत ज़्यादा डायरेक्शन का रोल है, तो रूल पढ़ के जाइएगा डायरेक्शन का। मैंने वीडियो अपलोड किए कई सारे डायरेक्शन को पता करने के, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो रूल फॉर डायरेक्शन आप जरूर देख लीजिएगा, इसमें बदमाशी मत कीजिएगा कि पता चला एग्जाम में गए और आप डायरेक्शन ही नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन हर बार पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड फोर्स, वहां तक जाएंगे आप। तो डायरेक्शन एक बार पढ़ के जाइए। 5 लेसन 5 में देखिए आपको कौन से टॉपिक एकदम क्लियर कट पढ़ के जाने हैं, ध्यान से सुनिएगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके दो लॉ हैं। पहला, जब किसी सर्किट से लिंक्ड फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। दूसरा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेंज रूल के आधार पर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन का एक सवाल फिक्स है, आना ही है। इसको आप सॉल्व करके जाइएगा, मैंने इसके कई वीडियो अपलोड किए हैं, टाइम मिलेगा तो देख लीजिएगा। मोशनल ईएमएफ, इसका फॉर्मूला होता है BVL। मोशनल ईएमएफ, इसका फॉर्मूला होता है BVL। जब मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ, वेलोसिटी तीनों परपेंडिकुलर हो तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस और किसी दो कॉइल के म्यूचुअल इंडक्टेंस में से कोई एक का डेरिवेशन तो आपके एग्जाम में आएगा, मान के चलिए, ऐसे पढ़ के जाइए कि आएगा। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ई एस इज इक्वल टू माइनस एम डी आई पी बाई डी टी, इस दो फॉर्मूले पर आपको न्यूमेरिकल अक्सर मिलता है। अब ध्यान से सुनिए, ये लिखा है मैंने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक दुनिया है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक टॉपिक नहीं है, ये एक दुनिया है। क्या, सुनिए, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, आराम से पढ़िएगा कि इसमें मेन चीजें क्या है। जैसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, क्यों सॉफ्ट आयरन कोर ही बनाते हैं, यानी इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, छोटी सी बातें हैं, आप उसको कवर कर लेंगे। अब इससे रिलेटेड कई चीजें हैं, जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो एक टॉपिक है ही, इसका आगे बहुत ज्यादा दूसरे टॉपिक में यूज है। जैसे पूछेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अब इसका फॉर्मूला है वो आप पढ़ेंगे। फिर इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को खत्म नहीं होने दिया जा रहा है, इसके आगे अभी और बचा है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन अमीटर में पैरेलल में शंट वायर जोड़ के करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्ट मीटर में, इसमें एक सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ के करते हैं। ये आपको पूरा जब आप पढ़ेंगे तब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इतना मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि इस लेसन से, मतलब इस टॉपिक से, केवल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से आपको एक दो क्वेश्चन तो मिलना तय है। तो आपसे ये निवेदन है कि आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अभी आपके पास, जब आपको पता है कि ये आएगा ही, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, एक बार पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो हेल्प लीजिए किसी की, लेकिन कोशिश करिए इसको तैयार कर लीजिए। करंट सेंसिटिविटी इसी का एक टॉपिक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, गैल्वेनोमीटर का एमीटर में कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में कन्वर्जन, और इसके सवाल ये आप लगा के जाएंगे। जैसे मैं एक बार आपको सवाल बता दे रहा हूँ, जो करंट सेंसिटिविटी है वो नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती। तो जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, लगाएंगे इसको, तो आपको समझ में आएगा। ठीक, यहाँ ये ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर पर जब आप पढ़ेंगे तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। इसमें एक प्राइमरी कॉइल होती है, मैं आपको ऐसे हिंट दे रहा हूँ, समझिएगा। एक इसमें सेकेंडरी कॉइल होती है। तो आपको प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, एक एसी आप लगाते हैं, एक एसी आपको मिलता है, उसका वोल्टेज कभी ज्यादा होता है स्टेप अप, कभी कम होता है स्टेप डाउन। तो इसको आप पढ़ के जाएंगे अच्छे से। और एसी जनरेटर, अगर आप ये एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये तीन टॉपिक यहाँ हो गए। और सेकेंड बुक में आप रेक्टिफायर, हाफ वेव और फुल वेव,
और उसके बाद टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन इतना पढ़ लेते हैं तो बड़े क्वेश्चन के जो इंस्ट्रूमेंट वाले हैं वो आपसे उम्मीद है कि आप पा जाएंगे इतने में। और YDSE मैंने सेकंड बुक का भी वीडियो अपलोड किया है, वैसे मैं फर्स्ट का अपलोड कर रहा हूँ, ऐसे मैंने सेकंड का भी अपलोड किया है वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन एक मोटे तौर पर जैसे आपको ज़्यादा नंबर पाना है कम पढ़ के, तो इन टॉपिक को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नंबर 1 पर है, YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे है, ट्रांसफार्मर, AC जनरेटर, और उसके बाद रेक्टिफायर और टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको जान लीजिए मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से मिल जाएगा। तो ये आपका लेसन 5 हो गया। इसमें से अधिकतर चीजें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ जब मैंने बोला है सेल्फ इंडक्टेंस, तो इसमें आपको इसका डेरिवेशन करना है, ये फॉर्मूला है। ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले में यहाँ पे NP और NS हो जाएगा, इसको आप डिराइव कर लेंगे। इतना पढ़ लेंगे तो जान लीजिए आपका लेसन 5 एक तरह से कंप्लीट है। लेकिन इन सब का आपको न्यूमेरिकल लगाना है। जैसे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पूछेगा तो वो न्यूमेरिकल आएगा। जैसे पूछेगा लेंज रूल क्या है, फिर उसका एक सवाल दिया रहेगा। तो अगर आपने लेंज रूल केवल पढ़ा हो, इसका सवाल नहीं लगाया, तो आपका एक ही नंबर हुआ, न्यूमेरिकल का 2 नंबर आपका चला जाएगा। तो न्यूमेरिकल के साथ लगाइएगा, तब इस लेसन की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। जैसे फैराडे का जो सेकंड रूल है, मैं आपको ऐसे बताऊं, 2 लॉ है। पहला तो ये बताता है जो EMI की डेफिनेशन ही है, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। और दूसरा ये है कि जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो माइनस ऑफ d∅/dt इंटू नंबर ऑफ टर्न्स n होगा। अब आपको इस पर न्यूमेरिकल लगा के जाना है, तब बात बनेगी। और अगर आप ये बात जानते हैं तो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है आपका AC जनरेटर, जो AC जनरेट करता है। तो इतना आप पढ़ेंगे तो लेसन 5 आपका एक तरह से अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलते हैं लेसन 6 की ओर। लेसन 6 अल्टरनेटिंग करंट दे के जाएगा आपको 5 नंबर, कभी कभी 6 नंबर भी। आपको थोड़ा आश्चर्य होगा लेकिन ये सच है। देखिए होता क्या है, जैसे आप कोई लेसन पढ़ते हैं तो आप क्रम से पढ़ते हैं, जैसे 1 पढ़े फिर 2 पढ़े, आप हर टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एग्जाम के समय ऐसा करना सही नहीं है। पहले आप वो टॉपिक पढ़ लीजिए जिससे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर आता ही है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट से 5 नंबर का न्यूमेरिकल आप मान के चलिए आएगा। अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ के जा रहे हैं, ये उद्देश्य बनाए हैं, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आ गया तो आप कर ले जाएंगे। अब आपको करना क्या है वो सुनिए, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। जैसे कहेगा कि प्रूव करो कि एक अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए 0 होती है। तो आपको एक ये डेरिवेशन पढ़ के जाना है, छोटा सा है, पढ़ेंगे आ जाएगा। फिर पॉजिटिव हाफ के लिए 2I0/पाई, ये भी एकदम इसी तरह है, लिमिट चेंज कर देंगे, ये भी आ जाएगा। IRMS को नाम देते हैं RMS वैल्यू, या कभी कभी इसको इफेक्टिव वैल्यू भी देते हैं। तो इसका फॉर्मूला I0/√2 होता है। और इसका एक फॉर्मूला अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, I² का इंटीग्रेशन 0 से t अपॉन 0 से t dt, इस पूरे का रूट। ये भी एक फॉर्मूला। तो हो सकता है आपको ये फॉर्मूला लिख दे और कहे कौन सा इसमें IRMS का फॉर्मूला है, आप इसको पढ़ के गए हैं, इसको नहीं पढ़े हैं, गड़बड़ा जाएगा। इसको इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। चौथा कहेगा प्रूव करो कि प्योर इंडक्टिव कॉइल जो होती है उसका जो वोल्टेज होता है अल्टरनेटिंग करंट से 90 डिग्री आगे होता है। तो ये आपको इंटीग्रेशन से प्रूव करना पड़ेगा। एक लाइन का इंटीग्रेशन है, 2 साइन का इंटीग्रेशन, कॉस हो गया, मतलब माइनस कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया, तो थोड़ा सा साइन कॉस का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ऐसे ही करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। कहाँ पर? प्योर कैपेसिटर जब लगा हो। और वोल्टेज आगे होता है करंट से कब? जब प्योर कॉइल लगी हो। तो ये 2 डेरिवेशन आपको आने ही चाहिए। अब यहाँ आ जाइए, कह रहा है कि LCR सर्किट में रेजोनेंस, इसको मैं रखता हूं नंबर 1 पर। मतलब ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे बुक का। जैसे पूरी बुक में आपको कोई न्यूमेरिकल लगाना है तो आप LCR सर्किट में रेजोनेंस का पहले लगा लीजिए। अगर आपका LCR सर्किट का रेजोनेंस का सवाल लगा हुआ है तो आप मान के चलिए कि आपने न्यूमेरिकल लगाया है, अदरवाइज आपने कोई न्यूमेरिकल नहीं लगाया है। आपने लाख पढ़ाई की हो, इसको आप नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है। इसका फेजर डायग्राम ऐसे पूछेगा आपसे कि LCR सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है, पावर फैक्टर की वैल्यू बताओ, फेज डिफरेंस की वैल्यू बताओ, VL दिया है, VC बताओ, VR बताओ, नेट वोल्टेज बताओ। तो इसके ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो आप पढ़ के जाएंगे
और एक आ जाएगा तो सब आ जाएगा। आप जैसे मैंने कहा कि इतनी सारी चीजें तो आप घबरा गए होंगे, एक बार पढ़ के देखिए, आपको बहुत आसान टॉपिक मिलेगा। रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई √1/LC। तो ये सब जो फॉर्मूले हैं ये आप इसके रिलेशन में पढ़ के जाएंगे, इसको आप जरूर पढ़िएगा। फिर देखिए इसमें एक टर्म आता है क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस, तो उसमें ऐसे ग्राफ बना रहेगा और इसका फॉर्मूला होता है VL/VR, इसे आप पढ़ेंगे। उसके बाद एवरेज पावर लॉस का डेरिवेशन, पावर का एवरेज लॉस एसी सर्किट में VRMS IRMS cos को पावर फैक्टर बोलते हैं। और ये नेट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ PL - VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ऐसे जेड का फॉर्मूला होता है, जेड को बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब होता है क्या, एसी सर्किट का नेट रेजिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर XL - XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखिए अगर आपने एसी का न्यूमेरिकल नहीं लगाया तो जान लीजिए आपका 5 नंबर गया, क्योंकि इसमें या तो न्यूमेरिकल आएगा या तो डेरिवेशन, इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है नहीं। जैसे 2-3 टर्म है, जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या, एसी करंट के फ्लो में कॉइल के द्वारा लगाया गया रेजिस्टेंस, तो ये एकदम सिंपल सा है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर के द्वारा करंट के फ्लो में लगाया गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आप जानते ही हैं। तो इसमें और इम्पीडेंस क्या है, एसी करंट के फ्लो में लगाया गया नेट रेजिस्टेंस। तो ऐसा आप पाएंगे नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। हाँ लेकिन देखिए जैसे डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, अगर आप इसको नहीं लगाए तो जान लीजिए 5 नंबर आपका गया। गया मतलब आपको पहले से पता है कि ये आएगा, आप नहीं लगाए हैं और उसके बावजूद आप गए एग्जाम में आपको मिल गया, आप नहीं लगा पाए तो आपको बहुत दुख होगा, भैया इसको बताया गया था कि ये एग्जाम में आता है हर साल। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप बोर्ड एग्जाम का कोई पेपर उठा के देख लीजिए, आपको एसी का घुमा फिरा के 5-6 नंबर कहीं ना कहीं से पूछ लेगा। कहीं एडी करंट पूछ लेगा, कहीं आपसे क्या कहते हैं एवरेज साइकिल का पावर लॉस 0 पूछ लेगा, कभी एल सर्किट में पूछ लेगा, कभी सी सर्किट में पूछ लेगा, कुछ ना कुछ इससे पूछेगा और वो न्यूमेरिकल ही पूछेगा, आपको उसको तैयार करके जाना है। अब आ जाते हैं लेसन 7 की ओर, ध्यान से सुनिए। जो लेसन 7 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कहने को तो वो 3 या 4 नंबर का है, लेकिन उसका महत्व तो है 8 नंबर तक, यानी 8 नंबर तक आता है वो। अब आप कहेंगे कैसे, सुनिए। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप जानते हैं 7 रेज है, गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। अल्ट्रावायलेट, गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। अब आपको कैसे पढ़ना है वो सुन लीजिए। आपको ये जो गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव बताया जा रहा है, पहले तो आपको ये पढ़ना है कि ये एनर्जी के ऑर्डर में कैसे अरेंज होते हैं। जैसे सबसे ज्यादा एनर्जी होती है गामा रे की, उससे कम एक्स रे की, उससे कम अल्ट्रावायलेट की, और लास्ट में सबसे कम एनर्जी होती है रेडियो वेव की। अब एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है 2, एक होता है एच न्यू और एक होता है SC बाई लैम्डा। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, लेकिन उसकी वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्स ऑर्डर में चल रहा है। तो आपको ये पता हो, जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया, वो बोलेगा इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और रेडियो वेव को एनर्जी के घटते हुए क्रम में लिखो। तो शुरुआत में गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट पहले आ रहा है, इसकी एनर्जी ज्यादा, विजिबल की कम, इंफ्रारेड की और कम, माइक्रोवेव की और कम और रेडियो वेव की सबसे कम। तो आपको एनर्जी का ऑर्डर पता होना चाहिए। दूसरा सवाल सुनिए, वो बोलेगा कि एक रे है जो किसी हड्डी के फ्रैक्चर को पता करने में यूज की जाती है, उसका वेवलेंथ का ऑर्डर लिखो, मतलब कहां से कहां तक वो वेवलेंथ लाई करती है उसकी। तो पहले तो उसको पहचानो, तो आप जानते हैं एक्सरे होगा वो, और उसकी वेवलेंथ आपको याद होनी चाहिए। तो कहना क्या चाह रहा हूं, आप सबकी वेवलेंथ याद कर लीजिए इन 7 की, और जब आप 7 की वेवलेंथ याद करेंगे तो उसका मतलब ये है, जैसे विजिबल का जो वेवलेंथ होती है आप जानते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर वो कह दिया कि 5550 एंगस्ट्रॉम है तो आप तुरंत समझ जाइए वो विजिबल की बात कर रहा है। दूसरी बात सुनिए, जब आप ये पढ़ेंगे ये वाला लेसन और सबकी रेज की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इसको याद कर लेंगे, उसके बाद सबका आप दो कम से कम दो यूज करेंगे, याद करेंगे यूज क्या क्या होता है। जैसे माइक्रोवेव का यूज आप जानते हैं भोजन पकाने में होता है, रेडियो का आप जान रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम होता है,
टीवी के और रिमोट कंट्रोल में ये आपका इंफ्रारेड यूज होता है। अल्ट्रावायलेट जो है आप जान रहे हैं, एक्सरे, गामा रे। गामा रे आपका जो कैंसर के जो टिश्यू है उसका इलाज करने में होता है, विजुअल में तो आप देखते ही हैं। तो सबका आपको यूज याद होना चाहिए, वेवलेंथ याद होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी याद होनी चाहिए। हाँ, एक चीज सुन लीजिए, जैसे आपको वेवलेंथ आपने याद कर ली, लैम्डा इक्वल टू आपको याद है, तो एक फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू, तो यहां से आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो कोई एक याद कर लीजिए, दूसरी आपको आ गई। अब आगे सुनिए, इस लेसन में कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो सी होता है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, इस लेसन में एक टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट करंट, वो आप पढ़ के जाएंगे। भैया एक छोटा सा टॉपिक आपको 6-7 नंबर दे रहा है, तो पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, पढ़ लीजिए। और सुनिए, इस लेसन में आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं कह रहा हूं कि 3 नंबर का है और आपको 5-6-7 नंबर देके जाता है, वो सुन लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक टॉपिक है आपके यहाँ सेकेंड बुक में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटान आता है, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है और इलेक्ट्रॉन निकालता है वो। अब आपके एग्जाम में, अब आपने इसका एनर्जी का ऑर्डर याद नहीं किया है, आपने कहा चलो लेसन जाने दो, दूसरा लेसन पढ़ ले, स्मार्ट बन रहे हैं आप। अब सुनिए, रेडियो वेव से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ, अब वो पूछ रहा है कि माइक्रोवेव और इंफ्रारेड या गामा या एक्स से होगा कि नहीं। अब आपको पता ही नहीं है कि वो एनर्जी जो कह रहा है वो उसकी ज्यादा है पहले वाले से, कम है ज्यादा, यानी आपको ये एनर्जी का ऑर्डर नहीं पता, आप उस सवाल में अटक जाएंगे। जैसे गामा रे से अगर इमिशन हो रहा है तो एक्स रे से होगा कि नहीं, तो कह नहीं सकते क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, इससे कम है, हो सकता है ना हो सकता है ना हो। लेकिन अगर एक्स रे से हो रहा है तो गामा रे से जरूर होगा। अगर रेडियो वेव से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो माइक्रोवेव से जरूर निकलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सबका दो दो यूज, कहाँ उनका यूज किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट करंट E बाई बी सी होता है, और इसी सी का एक फॉर्मूला और है, C इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। मैंने इसका 1-2 वीडियो अपलोड किया है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझे होंगे। मैंने पूरी फर्स्ट बुक आपको बता दी है कि आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, एक टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, और एक टॉपिक है मीटर ब्रिज, और एक टॉपिक है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। पोटेंशियोमीटर आपको ये मान के चलिए कि एग्जाम में मिलने की संभावना 98% तक है। यानी अगर आपका पेपर बन रहा है तो कोई भी टीचर सेट करे, कोई भी प्रोफेसर सेट करे, वो कोशिश करेगा कि पोटेंशियोमीटर के बारे में आपसे कुछ ना कुछ पूछे जरूर, क्योंकि बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये। ऐसा नहीं कि और टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है नहीं, इसमें कई चीजें, जैसे पोटेंशियोमीटर से एक खास बात क्या है, पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट नापता है, वोल्टमीटर की एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती, वो हमेशा इनकरेक्ट नापता है, इसलिए पोटेंशियोमीटर का महत्व ज्यादा है। तो पोटेंशियोमीटर अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। पोटेंशियोमीटर में कुछ टर्म आपको बता दे रहा हूं, जैसे किसी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आपको पढ़ के जाना है। पोटेंशियोमीटर की वर्किंग पढ़ के जानी है, और पोटेंशियोमीटर क्या क्या नापता है। अब क्या क्या नापता है वो सुनिए। नंबर 1, किसी सेल का EMF नापता है, वो भी करेक्ट नापेगा, रीडिंग एकदम करेक्ट देगा। दूसरी बात, किसी सेल का EMF E1 और किसी दूसरे सेल का E2, इसका आपको कंपैरिजन करके देगा। तीसरा, किसी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R, इसको भी नाप के देगा। तो ये 3 यूज पोटेंशियोमीटर के हैं, इसको आपको कोशिश करना है, पढ़ के जाएं। पोटेंशियोमीटर टॉपिक स्किप ना करिएगा। इसके बाद आप पढ़िएगा क्या, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज आप जान रहे हैं कि एक, इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज। और इसका काम क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट वर्क करता है, और ये P/Q इक्वल टू R/S में आपको R एक रेजिस्टेंस पता होता है, S आपको नहीं पता है, ये आप पता कर लेते हैं, और P/Q की जगह L/100 - होता है। तो कोशिश करिएगा इसको थोड़ा आप पढ़ के जाइएगा, और व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा तो आप लगा ही लेंगे। और अगर कोई सर्किट का न्यूमेरिकल आता है तो उसकी भी प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है।